नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। आज जब हम आपसे रूबरू हो रहे हैं तो एक शख्सियत जिसने भारत को नई दिशा दी, पंच तत्वों में विलीन हो चुकी है। आज पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस बुलेटिन में हम याद करेंगे भारत के इस महान सपूत को। 14 सितंबर से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। सत्र की क्या तैयारियां हैं, इसका भी जायजा लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत दी है। साथ ही आज देश में जेईई परीक्षाएं भी कराई गई। इन सभी खबरों के साथ और भी कई खबरें हैं। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ लोधी रोड स्थित शमशान घाट में अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान कोरोना वायरस से जुड़े दिशा निर्देशों का भी पालन किया गया। इससे पहले आज सुबह प्रणब मुखर्जी का पार्थिव शरीर 10 राजाजी मार्ग स्थित उनके आवास पर लाया गया, जहां राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत तमाम हस्तियों ने श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही उन्हें अंतिम विदाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के विकास में प्रणब मुखर्जी की कोशिशों को आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया। मंगलवार दोपहर दिल्ली के लोधी रोड विद्युत शवदाह गृह में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने उनका अंतिम संस्कार किया। परिजनों और रिश्तेदारों ने कोविड-19 से बचाव के दिशा निर्देशों के अनुरूप पीपीई किट में प्रणब मुखर्जी को अंतिम विदाई दी। सेना की टुकड़ी ने पूर्व राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर और गन सैल्यूट भी दिया। भारतीय सेना के बिगुल वादक सैनिकों के शस्त्र हैं वो नीचे हो चुके हैं। सम्मान में सलामी और एक तोप की सलामी जो है वो इस समय दी जा रही है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को और उनके जो अन्य परिजन जो उनके पार्थिव शरीर। इससे पहले मंगलवार सुबह प्रणब मुखर्जी का पार्थिव शरीर रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल से 10 राजाजी मार्ग स्थित उनके आवास पर लाया गया, जहां सभी दलों के नेताओं समेत तमाम हस्तियों ने प्रणब मुखर्जी की तस्वीर के सामने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निवास स्थान पर जाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के आवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही 10 राजाजी मार्ग स्थित उनके आवास पर मौजूद शोकाकुल परिजनों को भी उपराष्ट्रपति ने सांत्वना दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत नेता के आवास पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि भारत के विकास को लेकर प्रणब मुखर्जी की कोशिशों के लिए उन्हें पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में सीडीएस जनरल विपिन रावत, थल सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे, वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया और नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह भी शामिल थे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को अंतिम विदाई देने के लिए हर पार्टी के नेता पहुंचे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा ने भी पूर्व राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि दी। पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी को अंतिम विदाई देने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत भी पहुंचे और उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि दी। सोमवार को 84 वर्ष की उम्र में प्रणब मुखर्जी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। वो बीते 10 अगस्त से सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में भर्ती थे।
केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर 31 अगस्त से 6 सितंबर तक 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। केंद्रीय कैबिनेट ने भी 2 मिनट का मौन रखकर पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। देश के 13वें राष्ट्रपति रहे भारत रत्न प्रणब मुखर्जी आज पंचतत्व में विलीन हो गए। करीब 6 दशक के अपने राजनीतिक करियर में उन्होंने महत्वपूर्ण समझे जाने वाले करीब हर पद को संभाला। हालांकि उनकी छवि एकदम बेदाग रही। आज देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कैमरामैन संजय कुमार के साथ नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। संसद भवन परिसर में आज 2 अहम संसदीय समितियों की बैठक में पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी गई। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी की अध्यक्षता में हुई पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन विधेयक 2019 संबंधी संयुक्त समिति की बैठक में आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों का साक्ष्य होना था, लेकिन समिति ने पूर्व राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि देकर उनके सम्मान में बैठक स्थगित कर दी। संसदीय सौध में IT संबंधी स्थायी समिति ने भी बैठक कर पूर्व राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि दी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 1969 में पहली बार उच्च सदन के सदस्य बने थे। वो 5 बार राज्यसभा और 2 बार लोकसभा में चुने गए। राष्ट्रपति बनने से पहले जुलाई 2012 तक दोनों सदनों में नेता सदन से लेकर तमाम भूमिकाओं में वो रहे। वो देश के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके पास सबसे अधिक संसदीय अनुभव था और बेहद अहम संसदीय समितियों के अध्यक्ष भी रहे। वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वाणिज्य मंत्री, देश के पूर्व राष्ट्रपति, इतनी बड़ी शख्सियत के लिए लोगों की जबान पर एक ही नाम आता है, प्रणब दा। जो उनसे मिला बस उन्हीं का कायल हो गया। राजनीति में रहने के बाद भी शायद कम ही लोग होते हैं जिन्हें पक्ष और विपक्ष दोनों का सम्मान और प्यार मिलता है। दल, समाज, राज्य और भाषा से ऊपर रहने वाले प्रणब दा आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका मुस्कुराता चेहरा अंधेरे में भी राह दिखाता रहेगा। बंगाल की बीरभूम में जन्मे प्रणब मुखर्जी बचपन से ही विलक्षण और अपनी धुन में रमने वाले व्यक्ति थे। भारत रत्न से सुशोभित प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को बंगाली ब्राह्मण परिवार में कामदा किंकर मुखर्जी और राजलक्ष्मी मुखर्जी के घर हुआ था। इनके पिता भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे और कांग्रेस के सदस्य भी थे। प्रणब मुखर्जी की शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई और उच्च शिक्षा के लिए वो कलकत्ता आ गए। कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्हें इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर और कानून की डिग्री प्राप्त की। प्रणब मुखर्जी ने राजनीति में आने से पहले पढ़ाई पूरी करने के बाद कलकत्ता में डिप्टी अकाउंटेंट जनरल पोस्ट एंड टेलीग्राफ के कार्यालय में एक उच्च स्तरीय क्लर्क के रूप में नौकरी की। इसके बाद 1963 में वो विद्यानगर कॉलेज में लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर बने और वहां राजनीतिक विज्ञान पढ़ाया। बाद में उन्होंने एक पत्रकार के रूप में देशर डाक के साथ भी काम किया। प्रणब मुखर्जी के राजनीतिक जीवन की 1969 में शुरुआत हुई। उन्होंने मिदनापुर उपचुनाव अभियान में हिस्सा लिया। उस समय देश की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें कांग्रेस में शामिल कर लिया। अपनी मेहनत और लगन से प्रणब मुखर्जी ने बंगाल में कांग्रेस के लिए जमीन तैयार करने की पहल की और इस वजह से 1969 में ही सिर्फ 35 साल की उम्र में वो राज्यसभा के सदस्य बन गए और इसके बाद 1975, 1981, 1993 और 1999 में राज्यसभा सदस्य चुने गए। इस तरह से वो 5 बार राज्यसभा सदस्य रहे। प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के जुझारू नौजवान नेता और इंदिरा गांधी के विश्वास पात्र नेता के तौर पर पहचाने जाने लगे। साल 1979 में वो राज्यसभा में कांग्रेस के उप नेता बने और 1980 में सदन के नेता नियुक्त किए गए। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान प्रणब दा ने 1982 से 1984 तक वित्त मंत्री के रूप में देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में काम किया। लेकिन 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अहम मोड़ आया जब वो कांग्रेस से बाहर हुए और 1986 में अपनी पार्टी राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी का गठन किया। हालांकि कांग्रेस से ये दूरी ज्यादा दिन तक नहीं रही और 1989 में अपनी पार्टी का विलय उन्होंने कांग्रेस में कर दोबारा पार्टी के लिए काम शुरू किया। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें योजना आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया। 1995 में उन्हें कैबिनेट में शामिल करते हुए विदेश मंत्री बनाया गया।
प्रणब मुखर्जी ने 2004 से 2012 तक संसद के निचले सदन के नेता के रूप में कार्य किया। उनके पास कई वर्षों का कूटनीतिक अनुभव भी है। इसके अलावा प्रणब मुखर्जी 1980 के दशक से 2012 तक IMF, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में शामिल रहे। 1982, 1983 और 1984 में कॉमनवेल्थ वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व भी किया और वो कांग्रेस संसदीय दल और कांग्रेस विधान दल के मुखिया भी रहे। उन्होंने भारत सरकार के कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली। 2004 में UPA 1 के दौरान मनमोहन सिंह सरकार में प्रणब मुखर्जी रक्षा मंत्री बनाए गए। 2006 से 2009 में प्रणब मुखर्जी दोबारा भारत के विदेश मंत्री बनाए गए। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी सरकार के साथ असैनिक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए और साथ ही साथ असैन्य परमाणु व्यापार में भाग लेने के लिए परमाणु सप्लायर समूह के साथ भी हस्ताक्षर किए, जो बेहद महत्वपूर्ण कार्य था। प्रणब मुखर्जी 3 बार 1980, 1984 और फिर 1990 में भारत के वाणिज्य मंत्री बनाए गए। 2009 में प्रणब मुखर्जी भारत के दोबारा वित्त मंत्री नियुक्त किए गए थे। इस पद पर उन्होंने 2012 तक कार्य किया और 2009 से 2011 तक आम बजट पेश किया। इसके अलावा वो कई शैक्षणिक संस्थाओं के अध्यक्ष और ट्रस्टी भी बने। 2012 में UPA सरकार की ओर से प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर नामित किया गया। उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में PA संगमा को 70% वोटों से हराते हुए चुनाव जीता। प्रणब मुखर्जी ने 25 जुलाई 2012 को भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति के पास आने वाली दया याचिकाओं में से 7 याचिकाओं को रद्द किया था, जिसमें आतंकवादी अजमल कसाब की फांसी की सजा को माफ करने की याचिका भी थी। प्रणब मुखर्जी एक प्रसिद्ध लेखक भी थे। उन्होंने 1969 में मिड टर्म पोल, 1984 में बियॉन्ड सर्वाइवल, इमर्जिंग डायमेंशंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, 1987 में ऑफ द ट्रैक, 1992 में सागा ऑफ स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस एवं चैलेंजेस बिफोर द नेशन और 2014 में द ड्रामेटिक डिकेड, द डेज ऑफ इंदिरा गांधी ईयर्स जैसी पुस्तकों का लेखन किया। 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद के पुरस्कार से सम्मानित प्रणब मुखर्जी को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा गया, जिसमें 2008 में पद्म विभूषण शामिल था। 8 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया। प्रणब मुखर्जी की अनेक उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगी। साथ ही देश के लिए उनका अभूतपूर्व योगदान हमेशा याद किया जाएगा। कोरोना संकट के कारण संसदीय इतिहास में पहली बार 14 सितंबर से अलग अंदाज में मॉनसून सत्र चलेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के दोनों सदनों की बैठकें 14 सितंबर से आहूत की हैं। उच्च सदन का ये 252वां और 17वीं लोकसभा का चौथा सत्र होगा। सत्र के दौरान उच्च सदन में उन नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ भी दिलानी है जो पहले शपथ नहीं ले सके थे। राज्यसभा उपसभापति का चुनाव भी होना है। साथ ही सरकार कई अहम विधेयकों को पारित कराने के साथ ही अध्यादेशों का भविष्य भी तय करना चाहती है। आने वाले एक सप्ताह में पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के मॉनसून सत्र को 14 सितंबर से आहूत किया है, लेकिन कोरोना संकट के मद्देनजर दोनों सदनों को विशेष तैयारियां करनी पड़ी हैं। संसदीय इतिहास में पहली बार एक पूरा सत्र अलग अलग समय में होगा। इसमें पहले दिन यानी 14 सितंबर को लोकसभा की बैठक सुबह 9 बजे से 1 बजे तक और राज्यसभा की बैठक 3 बजे से 7 बजे तक चलेगी। बाद के दिनों में सुबह उच्च सदन की बैठक होगी, जबकि दोपहर बाद लोकसभा की। सावधानियों के मद्देनजर संसद परिसर में प्रवेश नियमों को कड़ा बनाया गया है। संसद सत्र के दौरान सरकार कई विधायी कामों को अंजाम देना चाहती है। प्राथमिकता वाले विधेयकों में 6 ऐसे विधेयक भी हैं जिनको लोकसभा से पारित कर राज्यसभा भेजा गया है, जबकि 2 विधेयक ऐसे हैं जिनको राज्यसभा पारित कर लोकसभा भेज चुकी है। लोकसभा में 2 वित्तीय विधेयकों को भी मंजूरी मिलना है। इनमें सप्लीमेंट्री मांग और अतिरिक्त व्यय की मंजूरी शामिल है। उच्च सदन में एक बेहद अहम काम 14 सांसदों को शपथ दिलाना है। 22 जुलाई को सभापति ने 45 सांसदों को शपथ दिलाई थी, लेकिन 14 सांसद शपथ लेने नहीं आ सके थे।
हाल ही में केरल और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा उपचुनाव में भी 2 सांसद जीते हैं। मॉनसून सत्र के दौरान 18 बैठकों में सरकार की प्राथमिकता में करीब 1 दर्जन विधेयक हैं। इनमें पर्सनल डेटा संरक्षण विधेयक 2019 भी है, जिस पर संयुक्त समिति तेजी से काम कर रही है। 11 अध्यादेशों का भविष्य भी इसी सत्र में तय होना है। इनमें से 3 कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं। श्रम सुधारों से जुड़ी 3 संहिताओं पर भी संसद की मुहर लगनी है। प्रमुख अध्यादेश जिनको विधेयक के रूप में संसद की मंजूरी लेनी है, उनमें सांसद वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन अध्यादेश 2020, महामारी संशोधन अध्यादेश 2020, केंद्रीय होम्योपैथी परिषद संशोधन अध्यादेश 2020, इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल संशोधन अध्यादेश 2020, आवश्यक वस्तुएं संशोधन अध्यादेश 2020, किसान वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020, किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अध्यादेश 2020 शामिल हैं। मॉनसून सत्र की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सचिवालयों के वरिष्ठ अधिकारियों और विभिन्न सहयोगी विभागों के साथ बैठकर तैयारियों का आकलन कर चुके हैं। सत्र की शुरुआत से पहले सभी सांसदों की कोरोना जांच के साथ अधिकारियों, मीडिया प्रतिनिधियों और लोकसभा राज्यसभा सचिवालय के कर्मचारियों सहित संसद भवन परिसर में अन्य सहयोगी विभागों के लोगों को कोरोना जांच करानी होगी। सत्र के दौरान उच्च सदन के सदस्यों को दोनों सदनों और दीर्घाओं में बैठाया जाएगा। राज्यसभा चेंबर में बड़ी डिस्प्ले स्क्रीन, दीर्घाओं में ऑडियो कंसोल, संचार माध्यम के लिए दोनों सदनों को जोड़ने वाले विशेष केबल समेत कई अन्य तरह के इंतजाम भी किए गए हैं। इसकी एक विस्तृत गाइडलाइन तैयार की जा रही है। जरूरी होगा तो कर्मचारियों की संख्या भी सत्र के दौरान सीमित होगी। विपक्ष की ओर से चीन के मुद्दे पर चर्चा की मांग जोर पकड़ रही है। साथ ही वो कोरोना महामारी और आर्थिक हालात, बेरोजगारी और प्रवासी मजदूरों की समस्याओं समेत कई मुद्दों पर चर्चा कराना चाहते हैं। लेकिन सर्वदलीय बैठक में इसका खुलासा होगा कि वास्तव में कितने विधायी मामलों को सरकार आगे रखेगी और कितनी चर्चाओं को कराया जा सकेगा, क्योंकि 18 बैठकों में काफी सावधानी के बीच भारी भरकम कामकाज प्रस्तावित है। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की एक सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन का काम पूरा हो गया। बीजेपी ने पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम को इस सीट पर उम्मीदवार बनाया है। शनिवार को सैयद जफर इस्लाम का नामांकन पत्र दाखिल किया जा चुका है। नामांकन पत्रों की जांच 2 सितंबर को होगी और 4 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। जरूरत पड़ने पर 11 सितंबर को मतदान होगा। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य अमर सिंह के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। उनका कार्यकाल जुलाई 2022 तक था। भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में राजीव कुमार ने आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया। वो मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा के साथ भारत निर्वाचन आयोग के सदस्य हैं। वो 19 फरवरी 1960 को जन्मे। राजीव कुमार 1984 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। भारत सरकार की 36 से अधिक वर्षों की सेवा के दौरान श्री कुमार ने केंद्र और बिहार, झारखंड के लिए अपने राज्य कैडर में विभिन्न मंत्रालयों में काम भी किया है। राजीव कुमार ने चुनाव आयुक्त रहे अशोक लवासा की जगह ली है, जो 31 अगस्त को अपने कार्यभार से मुक्त हुए हैं। देश भर में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर में और सुधार हुआ है। बीते 24 घंटे में 65,000 से ज्यादा लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो गए हैं। अब देश में 28 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके चलते रिकवरी रेट 77% के करीब पहुंच गया है। देश में इस समय केवल 21.29% मरीजों का इलाज चल रहा है। देश में कोविड-19 के करीब 70,000 नए मामले सामने आए हैं। अब तक 36,91,000 से अधिक मामले पहचान में आ चुके हैं। टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट की रणनीति के प्रभावी क्रियान्वयन से मृत्यु दर कम हुई है और ये 1.77% हो गई है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में 69,000 से अधिक नए केसेस आए हैं। अब तक देश में 36,91,000 से ज़्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं बीते एक दिन में 65,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। अब तक 28,39,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 7,85,000 से ज़्यादा सक्रिय मामले हैं। कोरोना से पिछले 24 घंटों में 819 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 65,000 के पार हो गई है। देश में कोरोना से मरने वालों की दर 1.77% है। सोमवार को देश में 10 लाख से अधिक कोरोना के टेस्ट किए गए हैं। अब तक 4,33,00,000 से अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं। पिछले 6 महीने में कोरोना के मामलों की रफ्तार और इससे होने वाली मौतों के आंकड़ों को देखें तो मार्च में कोरोना के करीब 1400 मामले आए थे। इस दौरान 35 लोगों की जान गई थी। अप्रैल में 33,000 से अधिक मामले आए थे और 1,000 से अधिक लोगों की जान गई। मई में 1.5 लाख से अधिक मामले आए और 4,000 से अधिक लोगों की कोरोना वायरस से मौत हुई। जून महीने में देश भर में करीब 4 लाख मामले आए और 12,000 से ज़्यादा लोगों की मौत इलाज के दौरान हुई। जुलाई में 11 लाख से ज़्यादा केस और 19,000 से अधिक लोगों की जान इस वायरस से गई। अगस्त में सबसे ज़्यादा 20 लाख मामले आए और 28,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार की ओर से जारी अनलॉक 4 के दिशा निर्देश आज से लागू हो गए हैं। अनलॉक 4 के नियम लागू होने के बाद कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु समेत कई राज्यों ने अपने यहां लॉकडाउन और पाबंदियों में और छूट दी है। 1 सितंबर से लागू अनलॉक 4 में कई रियायतें दी गई हैं। 7 सितंबर से मेट्रो सेवाएं फिर से शुरू होंगी। इस महीने की 21 तारीख से 100 लोगों तक की भागीदारी के साथ धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और खेल संबंधी आयोजनों को भी मंजूरी दी गई है। हालांकि स्कूल और कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इधर दिल्ली में कोविड संक्रमण के प्रसार का पता लगाने के लिए मासिक सीरो सर्वेक्षण का तीसरा दौर मंगलवार को शुरू हो गया। इस दौरान करीब 17,000 नमूने लिए जाएंगे। पिछला सीरो सर्वेक्षण 1 अगस्त से 7 अगस्त तक आयोजित किया गया था, जिसमें राजधानी में 29.1% लोगों में कोविड-19 संक्रमण के एंटीबॉडीज पाए गए थे। पिछले कुछ दिनों से राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी आई है। राजधानी में अब तक 1,74,000 से ज़्यादा कोरोना मामले सामने आ चुके हैं। वहीं कोविड-19 के मामलों में तेजी को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में उच्च स्तरीय केंद्रीय दल नियुक्त करने का फैसला किया है। ये दल कोरोना के पॉजिटिव मामलों की रोकथाम, निगरानी, जांच और कुशल नैदानिक प्रतिबंध को मजबूत करने की दिशा में राज्यों के प्रयास में सहयोग करेंगे। प्रत्येक दल में एक महामारी विशेषज्ञ और एक जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल होंगे। अगस्त के महीनों में इन राज्यों की स्थिति को देखें तो अगस्त के शुरुआती हफ्ते में उत्तर प्रदेश में करीब 30,000 मामले आए थे, जो आखिरी हफ्ते में 38,000 से अधिक हो गए। झारखंड में शुरू के हफ्ते में 5,000 केस आ रहे थे, जो 7,000 केस प्रति हफ्ते तक पहुंच गया। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के केस बढ़े हैं। ओडिशा में अगस्त के शुरू के मुकाबले आखिरी हफ्ते में कोरोना के केस की संख्या दुगनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश भर के इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी जेईई मेंस आज से शुरू हो गई। 6 सितंबर तक चलने वाली इस अहम परीक्षा के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने कोविड-19 के मद्देनजर खास इंतजाम किए हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने परीक्षा केंद्रों में ऑल्टरनेट सिटिंग अरेंजमेंट, प्रति कमरा कम उम्मीदवार और प्रवेश और निकास के अलग अलग द्वार जैसे कई अहम और सुरक्षित कदम उठाए हैं। परीक्षा के लिए जहां ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकार की ओर से छात्रों को परिवहन व्यवस्था देने का आश्वासन दिया गया है, वहीं आईआईटी के पूर्व छात्रों के एक समूह ने भी एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके जरिए जरूरतमंद छात्रों को परीक्षा केंद्रों तक परिवहन की सुविधा दी जाएगी। आप लोग भी आपस में दूरी बना के रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए आप लोग। इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए आयोजित जेईई मेंस की परीक्षाओं के दौरान कोविड-19 के मद्देनजर खास इंतजाम किए गए हैं। देश भर के परीक्षा केंद्रों में छात्र सैनिटाइजर, मास्क और सामाजिक दूरी के खास नियमों के साथ प्रवेश करते देखे गए।
वहीं इस बार उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड के जांच की प्रक्रिया के स्थान पर बारकोड रीडर्स के जरिए प्रवेश दिया जा रहा है। एक बार परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने के बाद छात्रों को एक 3 प्लाई मास्क दिया जा रहा है, जिसे परीक्षा के दौरान पहनना अनिवार्य है। वहीं 2 पालियों में आयोजित हो रही इन परीक्षाओं में परीक्षा केंद्रों पर छात्रों के लाइन में खड़े होने के दौरान सामाजिक दूरी का खास ख्याल रखा जा रहा है। साथ ही प्रवेश द्वार से लेकर परीक्षा कक्ष तक सैनिटाइजर की भरपूर व्यवस्था की गई है। छात्रों के स्वास्थ्य सुरक्षा का खास ध्यान रखते हुए हर परीक्षा से पहले और अंतिम पाली समाप्त होने के बाद सभी सीटों को पूरी तरह सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही वर्क स्टेशन और कीबोर्ड्स को भी डिसइंफेक्ट किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के पास भारत और चीन के जवानों के बीच हुई ताजा झड़प के मसले को हल करने के लिए भारतीय और चीनी सेना ने मंगलवार को चुशुल वार्ता शुरू की। ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत सुबह 10 बजे चुशुल में शुरू हुई। चीनी सैनिकों की भड़काऊ हरकत के बाद भारत और चीन के बीच लद्दाख के चुशुल में ब्रिगेड कमांडर स्तर की वार्ता सोमवार को भी हुई थी। सीमा विवाद को लेकर लगातार बातचीत के बाद चीनी सैनिकों ने फिर भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की है। इसके चलते 29 से 30 अगस्त की रात को भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में फिर झड़प हुई। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों ने पहले से बनी सहमति का उल्लंघन करते हुए पूर्वी लद्दाख में घुसपैठ की कोशिश की, जिसके बाद भारतीय सेना ने पेंगोंग झील क्षेत्र में चीनी सैनिकों को घुसने से रोका। सेना की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि भारतीय सेना बातचीत के जरिए शांति स्थापित करना चाहती है, लेकिन अपने देश की रक्षा के लिए भी उतनी ही संकल्पबद्ध है। पेंगोंग का दक्षिणी किनारे पर मई महीने में तनाव शुरू हुआ था। तब से इस इलाके में सैनिकों की मौजूदगी खासी बढ़ गई है। कई दौर की बातचीत के बावजूद पूर्वी लद्दाख में तनाव कम नहीं हो रहा है। भारतीय सेना का कहना है कि चीन को अप्रैल से पहले वाली स्थिति बहाल करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चीन के साथ भारत के गतिरोध के बीच अमेरिका के उप विदेश मंत्री स्टीफन बिगन ने कहा कि क्वाड यानी भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के गठबंधन की अगली बैठक जल्द दिल्ली में हो सकती है। हालांकि अभी इसकी तारीख की घोषणा नहीं हुई है। भारत और अमेरिका के रणनीतिक साझेदारी के मंच को संबोधन के दौरान बैठक को लेकर यह अहम जानकारी दी गई। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने बताया कि UNGA के अध्यक्ष को लिखे गए पत्र में भारत सहित G4 के सदस्यों ने UNSC बदलावों को लेकर ठोस कार्रवाई की मांग की है। भारत सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग की वर्षों से कोशिश कर रहा है और उसका कहना है कि वो स्थायी सदस्य का हकदार है और मौजूदा ढांचा 21वीं सदी की भू राजनीतिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करता। G4, जिसमें भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान शामिल है, इनकी ओर से पत्र में UNSC के बदलावों पर ठोस कार्रवाई की मांग की गई है। ये प्रक्रिया 1 दशक से भी अधिक समय से अधर में लटकी हुई है। इस साल जुलाई में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बांदे ने कहा था, सुरक्षा परिषद में सुधार की प्रक्रिया धीमी इसलिए है क्योंकि ताकतवर देशों में अधिकारों के बंटवारे को लेकर बात नहीं बन रही है। दूसरी तरफ कोविड-19 महामारी की वजह से भी सुधार की गति धीमी पड़ गई है। आपको बता दें, कई दशकों से सुरक्षा परिषद में सुधार की जरूरत महसूस की जा रही है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की सबसे ताकतवर इकाई में साल 1945 के बाद से कोई बदलाव नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी AGR मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनियों को AGR बकाया चुकाने के लिए 10 साल का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि कंपनियों को अपने कुल बकाये का 10% भुगतान 31 मार्च 2021 तक करना होगा। शेष रकम अगले 10 साल में जमा करनी होगी। टेलीकॉम कंपनियों को AGR बकाया रकम चुकाने का हलफनामा जमा करना होगा। अगर कंपनियां इस 10 साल के दौरान भुगतान करने में असफल रहती हैं तो उन्हें ब्याज और जुर्माना देना होगा। आपको बता दें कि ज्यादातर कंपनियां 10% भुगतान पहले ही कर चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से वोडाफोन, आइडिया, भारती एयरटेल, टाटा टेलीसर्विसेज जैसी दूरसंचार कंपनियों को समायोजित सकल राजस्व से संबंधित बकाया चुकाने में बड़ी राहत मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और देखते रहें राज्यसभा टीवी। नमस्कार।
देखिए मेरे साथ देश देशा।